हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के टॉपिक को लेकर के। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था उसमें आपसे मैंने कहा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वैसे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था और फिर एनिमल्स के बारे में भी बात किया और आज बारी प्लांट्स की है कि आखिर प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज का टॉपिक हमारा वही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? वैसे तो आपको पता है बेटा कि एनिमल्स की जब बात आती, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसके सारे सिस्टम डेवलप्ड हैं। हर वो फंक्शंस, हर वो प्रोसेस के लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम और उस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए पार्टिकुलर ऑर्गेन। लेकिन अभी बात प्लांट्स की हो रही। जब बात आपने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर को पढ़ा तो प्लांट्स में आपने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। लेकिन बेटा अफसोस, कहीं पर आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में नहीं पढ़े, नर्वस टिश्यू के बारे में नहीं पढ़े। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आप एनिमल्स में पढ़ रहे थे, जो मेजर रोल परफॉर्म करके दे रहा था, वो मस्कुलर टिश्यू था और नर्वस सिस्टम था। मस्कुलर टिश्यू से हम रिस्पॉन्स को प्रोवाइड कर रहे थे और हमारा नर्वस सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट मैनर में एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा था किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके। लेकिन प्लांट्स में एज सच ना तो मस्कुलर टिश्यू है कि आपने ऐसा एक स्टिमुलस दिया, जैसे आपने उसे काटने का प्रयास किया, वो डर से भाग रहा है। मस्कुलर टिश्यू नहीं है तो वो रन कैसे करेगा? एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि वो एक जगह पे स्टेबल है। दूसरा, अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर में नर्व्स नहीं है। नर्व्स नहीं है तो उनके अंदर में सेंस ऑर्गन नहीं है। सेंस ऑर्गन अगर नहीं है तो वो चीज़ों को कैसे, इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, सवाल ये है। तो प्लांट्स के केस में हम पाते हैं कि जिस तरीके से आपने एनिमल्स में देखा कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से हो रहे थे, एक तो हमारा नर्वस सिस्टम था, दूसरा केमिकल सिस्टम था। तो आज अगर प्लांट्स के पास नहीं है नर्वस सिस्टम, है बेटा केमिकल सिस्टम, केमिकल के ज़रिए से ये इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करता है, अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करता है। और अभी देखेंगे कौन कौन से केमिकल्स, मेनली डीलिंग केमिकल से ही होगा। वैसे बात अगर रिस्पॉन्स की करें तो रिस्पॉन्स तो बेटा प्लांट्स में मूवमेंट्स के फॉर्म में दिखता है। ये मूवमेंट्स या तो ग्रोथ के रिलेटेड हो सकता है या ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो सकता है। ग्रोथ रिलेटेड की अगर बात करें, छोटे से अगर आपने एक सीड को जर्मिनेट किया तो उस सीड की जर्मिनेशन जब होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजेस नज़र आता है, मूवमेंट नज़र आता है। उनके कॉटिलिडन से शूट का डेवलपमेंट होता है और फिर प्लिम्यूल से रूट का डेवलपमेंट होता है। अगर आप घर में थोड़ा सा चना अगर आपने भिगोया, अगर वो भी जर्मिनेट किया है, वहाँ भी मूवमेंट नज़र आया। ग्रोथ मूवमेंट था, ग्रोथ डिपेंडेंट था, ग्रोथ हो चुकी है, इस वजह से वो जर्मिनेट किया है और जो शूट और रूट का फॉर्मेशन होता है वो क्लियरली आपको विजिबल हुआ। लेकिन प्लांट्स में कुछ ऐसे भी चेंजेस होता है जो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है, ग्रोथ उससे नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी चेंज होता है। उसमें से बेस्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बार बार पुकार रही है, वो है मिमोसा प्लांट्स के बारे में, डेट इज टच मी नॉट प्लांट्स के बारे में। टच मी नॉट प्लांट्स को जब उनके टिप पर हम टच करते हैं वो अपने आप को सिरिंग कर लेता है, पूरी की पूरी बॉडी सिरिंग हो जाती है और वो भी क्विक रिस्पॉन्स। बेटा बिना नर्वस सिस्टम के, बिना नर्व इम्पल्स के क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है। गजब हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम वो इतना अच्छा फंक्शन परफॉर्म करके आपको दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि सेल टू सेल के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। आपने एक सेल पे टच किया और ये स्टिमुलस दूसरे सेल्स में सेल टू सेल ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे नर्व्स थे या नर्वस सिस्टम था जो इन्होंने किया। तो एक मूवमेंट तो आपने ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट के रिलेटेड देखा, दूसरा ग्रोथ डिपेंडेंट आपको मैंने कहा कि किसी अगर सीड को जर्मिनेट किया है तो वहाँ पर शूट और रूट का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो, किसी कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स की बात करें जो लत वाली होती है, लत वाली वो
जैसे ककड़ी हो, खीरा हो, कद्दू हो, तरबूजा हो, खरबूजा हो, परवल हो, टिंडा हो, लौकी हो, इनके प्लांट्स में इनको सपोर्ट की ज़रूरत होता है। इनके स्टेम्स वीक होते हैं और इनको सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए बेटा ये लौकी के प्लांट्स के ऊपर जाना था, उनके लिए एक मेन सपोर्टिव रीजन कहीं पर उसको पास दिखा। तो इसी प्लांट्स के नोड से बेटा कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पहले जनरेट होता है और वो इसको सबसे पहले इसमें बाइंड करता है जस्ट फॉर ए सपोर्ट। ये ठीक वैसे ही है जब आप किसी चीज़ को रॉप से या यूँ कहे कि रस्सी से बांध करके आप किसी चीज़ को सपोर्ट देने का काम करते हैं या धागे से बांध करके सपोर्ट देने का काम करते हैं, वो काम आज प्लांट टेंड्रिल से करवा रहा है। और टेंड्रिल का जर्मिनेशन, टेंड्रिल का फॉर्मेशन, टेंड्रिल का डेवलपमेंट तभी होता है जब उसको आसपास के एरिए में कोई एक सपोर्टिव चीज़ दिखता है ताकि वो उससे बाइंड करके अपने प्लांट्स के स्टेम को सपोर्ट कर पाए। तो ये बात हो गई बेटा प्लांट्स को लेकर के कि प्लांट्स में अगर रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स को मूवमेंट से भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिखा है। तो दो तरीके से होते हैं मूवमेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। दो टाइप का, एक को कहा है ग्रोथ डिपेंडेंट। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं बेटा, सीड जर्मिनेशन, टेंड्रिल फॉर्मेशन। और ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा मूवमेंट शो होता है, डेट इज जो क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड हुआ था, डेट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट में टच मी नॉट प्लांट्स के बारे में आपसे कहा है। टच मी नॉट प्लांट्स मतलब मिमोसा फैमिली का होता है ये, मिमोसा प्यूडिका लिख देता हूँ इसका पूरा बोटेनिकल नेम, ठीक है। वैसे तो जब ग्रोथ की बात होती, ग्रोथ के लिए जो मूवमेंट हो रहा है वो एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है और उस स्टिमुलस को हम रिसोर्स कहते हैं। अब सवाल ये कि जब ग्रोथ होगा टुवर्ड्स स्टिमुलस कहें या टुवर्ड्स रिसोर्स होता है या फिर अवे फ्रॉम द रिसोर्स होता है, ये डिपेंड करता है प्लांट्स के पार्ट्स कौन से हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा मूवमेंट जो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज की टुवर्ड्स हो या अवे हो, वैसा मूवमेंट ट्रॉफिक मूवमेंट कहलाता है। आप कह सकते हैं कि दोज मूवमेंट विच आर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रिसोर्सेज आर कॉल्ड द ट्रॉफिक मूवमेंट। और ट्रॉफिक मूवमेंट के आधार पे हम अलग अलग रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से ट्रॉफिक मूवमेंट आता है जब ग्रोथ होती ऑन द बेसिस ऑफ इसको यहाँ से देखिए, मूवमेंट टुवर्ड्स या यूँ कहें कि अवे फ्रॉम द रिसोर्सेज, कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। अब चर्चा का विषय ये कि सर ये रिसोर्सेज क्या है। ये रिसोर्सेज वही है जो स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। अब कौन है स्टिमुलस, कैसा रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के आधार पे हम ट्रॉफिक मूवमेंट की स्टडी करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स का होता है। आप इसको नोट करिए, बाकी कंटिन्यू करिएगा आप रिसोर्सेज फटाफट। बेटा रिसोर्सेज वही हुए जो स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। स्टिमुलस या तो सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है या फिर केमिकल्स के फॉर्म में या यूं कहें वाटर के फॉर्म में।
या ग्रेविटी के फॉर्म में अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग नाम। जरा देखें कौन कौन से टाइप हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के। इधर लिखता रिसोर्सेज अगर हमारे पास सनलाइट है तो इसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता। फोटो का मतलब लाइट है और ट्रॉपिक का मतलब आपको पता है बेटा कि मूवमेंट या तो रिसोर्सेज के टुवर्ड्स होगा या अवे होगा। इसको इस तरीके से देखिए, लेट सपोज कि मैंने एक प्लांट्स बनाने का प्रयास किया और इस प्लांट का ये रूट पार्ट, ये रूट और ये स्टेम वाला रीजन, यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ, या यूँ कहें कि ये फ्लावर का फॉर्मेशन किया है ये प्लांट्स। सनलाइट की बात करें तो ये मैं सनलाइट बना रहा, सनलाइट ऊपर है, शूट का फॉर्मेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रूट का डायरेक्शन मूवमेंट, रूट का ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा। जो टुवर्ड्स रिसोर्सेज है उसे पॉजिटिव से कंसीडर करते हैं और जो अवे फ्रॉम द रिसोर्सेज उसे नेगेटिव से कंसीडर किया जाता। अगर बात करें स्टेम की, क्योंकि ये जो रीजन आप देख रहे हैं वो स्टेम है और स्टेम को इस वजह से पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहा जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। उसी तरीके से ये रूट वाला रीजन, रूट क्योंकि अवे फ्रॉम द रिसोर्सेज है इस वजह से इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहा जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म, नॉट ट्रॉपिक, सॉरी, फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ भी फोटोट्रॉपिज्म की बात होगी। फोटोट्रॉपिज्म ये हो गई रिसोर्सेज को लेकर के कि या तो सनलाइट के टुवर्ड्स में गया है या फिर सनलाइट के अवे में आया, तो इस अकॉर्डिंग से मैंने डिवाइड किया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब रिसोर्सेज बदल रहे हैं, रिसोर्सेज अब आ रहा है आपके सामने ग्रेविटी, और उसके आधार पे बेटा नाम भी चेंज हो जाएगा। जब ग्रेविटी रहता, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स अर्थ की तरफ लगता है तो इस वजह से जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब कौन रिसोर्सेज के अवे जा रहा है, कौन टुवर्ड्स जा रहा है, उसको इस प्रकार से आप देखिए। अगर शूट की बात करें तो ये अर्थ से ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि सॉइल नीचे है और नीचे से सॉइल के ऊपर ही शूट का ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब अब इसकी हो रही है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और रूट की पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। ये हो गया आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल स्टेम। और रूट की बात करें तो क्योंकि ये अर्थ के टुवर्ड्स में जा रहा है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है रूट्स का फॉर्मेशन, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। दो रिसोर्सेज तो हो गए बेटा, एक तो सनलाइट, दूसरा ग्रेविटी, और अब बारी वाटर की। नाम बदल जाएगा, रिसोर्सेज बदले, बिहेवियर बदले तो बेटा नाम भी बदलता है। अब रिसोर्सेज बदल करके आज हमारे सामने पानी आ रहा है, वाटर, जिसको आप हाइड्रेट वाटर कहते हैं। वाटर को हाइड्रेट भी कहा जाता है या हाइड्रो भी कहते हैं, तो इसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है, जो पानी के प्रेजेंस में होता है। आप तो जानते हैं ना बेटा कि पानी सॉइल के अंदर ग्राउंड पे होती है, जबकि शूट वाटर के अवे होता है। इस वजह से स्टेम वाले रीजन में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, जबकि रूट क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, जिधर पानी उधर रूट, जिधर पानी उधर रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिवली जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, अवे नहीं है। अगर टुवर्ड्स है तो सीधी बात पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा? रिसोर्सेज बदले, बिहेवियर बदल गए मूवमेंट के, या तो टुवर्ड्स जा रहा या अवे जा रहा, और इस आधार पे नाम बदल गया।
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, शूट और रूट के आधार पे मैंने कहा। ग्रेविटी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स अर्थ लगता है तो अर्थ को जियो कहते हैं, तो ये जियोट्रॉपिज्म जो अर्थ की तरफ जा रहा है डेट इज रूट, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। जबकि स्टेम का फॉर्मेशन अर्थ के अवे जा रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और फिर रिसोर्सेज बदल गया बेटा। आज पानी आप तो जानते हैं ना बेटा, सॉइल के नीचे होता है और रूट का फॉर्मेशन भी उधर ही पेनिट्रेट कर रहा है। जिधर सॉइल जिधर वाटर उधर रूट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम पानी के अवे जा रहा है, पानी हमारा ग्राउंड वाटर पे था, शूट का फॉर्मेशन तो ऊपर हो रहा है बेटा, इसे इस वजह से नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाया। और ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म रूट की बात थी। यहाँ तक तो आपने बहुत ईजली से समझ लिया कि रिसोर्सेज बदले, नाम बदल गया क्योंकि बिहेवियर बदल चुके थे। और अब एक रिसोर्सेज हैं बेटा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो पूरी प्लांट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, डेट इज़ केमिकल की बात होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज केमिकल्स। केमिकल को कीमोट्रोपिज्म कहा जाता है क्योंकि केमिकल के यहाँ पे दो बातें होती। कुछ केमिकल ऐसे होते जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते जो ग्रोथ को इनहिबिट करता। तो यहाँ से क्लियर है पॉइंट कि दो टाइप का केमिकल होगा, एक तो प्रमोटर होता है, दूसरा इनहिबिटर होगा। ग्रोथ को इनहिबिट करता है बेटा, इनहिबिटर कहलाता है। अब कौन प्रमोटर है आप देख लीजिए। सबसे पहले नंबर तो ऑक्सिन का आता, उसके बाद अगर बात करें तो जिब्रेलिन का नंबर आना बनता। जिब्रेलिन और उसके बाद ऑक्सिन, जिब्रेलिन, नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन। किसका क्या फंक्शन है, कैसे वो प्रमोट का काम करता है, अभी चर्चा का विषय। इनहिबिटर की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ABA डेट इज एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन। वैसे तो NCERT में इथाइलिन नहीं दिया है बेटा, लेकिन पढ़ने के लिए इतना काफ़ी है, इथाइलिन की स्टडी भी कर लेनी चाहिए। अब बात होगी बेटा ऑक्सिन को लेके, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को लेकर के, आखिर ये कैसे प्रमोटर का काम करता है, और फिर एब्सिसिक एसिड इथाइलिन किस प्रकार से इनहिबिटर का काम करता है। इसको यहाँ तक कंप्लीट। और अब लिखिए आप ऑक्सिन के बारे में, आखिर ऑक्सिन कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एक केमिकल है, इसे हार्मोन भी कहा जाता है, केमिकली इसको इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। लेकिन होता क्या है ये देखिए, आप एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू में पढ़ चुके हैं बेटा कि ये एपिकल पोर्शन और ये सनलाइट जिधर से आती उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं सनलाइट इस डायरेक्शन में आई तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में होगा। और इसी ऑक्सिन के वजह से सेल में ग्रोथ होता है, और जब सेल ग्रोथ करती ये इलोंगेट करता है, पूरे की पूरे स्टेम में ग्रोथ होती। ग्रोथ हो रहे हैं सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बेंड कर जाता है टुवर्ड्स सनलाइट। ऑक्सिन का फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सनलाइट हुआ, लेकिन जब ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो चुका है तो ये सेल में, क्योंकि मेरिस्टेम सेल है, मेरिस्टेम सेल का काम डिवाइडिंग का होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये मेरिस्टेम सेल जब डिवाइड करती तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है, और ये जब ग्रोथ करती है तो ये सनलाइट की तरफ बेंड कर जाता है। तो ऑक्सिन के बारे में आप लिख सकते हैं, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल रीजन, द ग्रोथ ऑफ एपिक्स, क्योंकि एपिक्स रूट में भी होता है, शूट में भी होता है। कभी कंफ्यूज ना हो कि सर रूट का फॉर्मेशन तो एपिकल रीजन में हो गया, लेकिन रूट का कैसे, रूट का भी ऑक्सिन ही कराता है। तो प्रमोट कर रहा है ग्रोथ इन द एपिक्स रीजन या एपिकल रीजन आप कह सकते हैं, एपिकल रीजन ऑफ शूट एंड रूट। और अब बेटा बारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। आपको ध्यान होगा
जब आपने स्टेम के बारे में पढ़ा था तो यहाँ कहीं पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिहाइंड छूट जाता है, जो बाद में इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है। इसे कहा जाता है नोड। ये भी नोड, और इनके बीच का जो स्पेस वो इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, इसी नोड पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जो अगर ग्रेजिंग एनिमल्स ने फीड कर लिया तो फर्दर वो इलोंगेशन का काम करती है स्टेम का, और ये काम कराता कौन है? डेट इज जिब्रेलिन। अगली बार जो बारी आ रही है बेटा यहाँ पे वो जिब्रेलिन है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का इलोंगेशन करता, प्रमोट्स द इलोंगेशन ऑफ स्टेम। अब इस प्रकार से आपने देखा कि जब ऑक्सीजन आई थी, सनलाइट जिस डायरेक्शन में आया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, और ऑक्सीजन आते ही मेरिस्टेम सेल को एक स्टिमुलस दिया कि तुम सेल का ग्रोथ करो, मतलब सेल डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड प्रोसेस में आपने पढ़ा है, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करती है, देन फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करती सेल का डिवीजन नहीं कहलाएगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए। ये मान लेते हैं सेल है, सेल की ये न्यूक्लियस हो गई। अगर जब न्यूक्लियस डिवाइड करता कुछ इस तरीके से बना है, लेकिन फाइनली बेटा जब ये दो आउटर सेल में पहुंचता है तो कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ये साइटोकाइनेसिस कराने का काम साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन आकर के करती, मतलब जब सेल ग्रोथ कर रही थी उस टाइम पे, सेल डिवाइड करने के टाइम पे न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना था, मतलब बेटा सेल का डिवीजन होना था, और ये काम को अंजाम देने का काम साइटोकाइनिन करता है। तो साइटोकाइनिन के बारे में भी लिख लिया जाए, ये क्या करता है? इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन। इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि ऑक्सीजन जो शूट के इलोंगेशन या रूट के इलोंगेशन में काम आ रहा था, वहीं जिब्रेलिन स्टेम के इलोंगेशन में काम आ रहा है। कभी ग्रेजिंग एनिमल आई फीड करके चली गई, कभी कोई ह्यूमन बीइंग गया काट करके चला गया, फिर से ग्रो करेगा। आंधी आई, थंडर स्टॉर्म आया, ऊपर वाले गिर गए, बेटा फिर से डेवलप कर जाता है। जिब्रेलिन इन्फॉर्मेशन दे करके इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बहुत रिक्वेस्ट करता है, मिनरल करता है, और उसके बाद फिर से सेल डिवाइड करती है, फर्दर स्टेम का इलोंगेशन होता है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि सेल में जब भी ग्रोथ होगा तो सेल डिवाइड करती है। सेल डिवाइड करने के लिए सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, साइटोप्लाज्म की भी डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है, और उस काम को अंजाम देने का काम किया है साइटोकिनिन ने। यहाँ तक आपका प्रमोटर की बात तो हो गया बेटा। अब बारी है थोड़ा सा इनहिबिटर पे चर्चा हो जाएगा, आखिर ग्रोथ को इनहिबिट कैसे किया जाता है। इनहिबिशन में आपने पढ़ा है सबसे पहले एब्सिसिक एसिड के बारे में, डेट इज ABA। ये क्या करती है? जो इनहिबिटर है उसमें से ABA है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक्चुअल में क्या करती है? ये विल्टिंग कर देती है लीव्स में। आप देख रहे हैं ये प्लांट्स के सरफेस, ये लीव्स, अगर लीव्स मुरझा जाए सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम मतलब सनलाइट कम तो फोटोसिंथेसिस कम, और फोटोसिंथेसिस कम तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कम हो गए, रुक गए ग्रोथ। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसी लीव्स पर स्टोमाटा होता है। आपने अभी लाइफ प्रोसेस जब चल रहा था उसमें आपने पढ़ा था स्टोमाटा के बारे में कि यहाँ पे पोर प्रेजेंट होती है, और वो पोर की वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ये पोर को ही क्लोज कर देगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि यह विल्टिंग करा देती है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, और इस प्रकार से ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। और अगर इथाइलिन की बात करें
इथाइलिन बेटा ये क्या करती है, सेनिसेंस लेकर के आता है, मतलब पका देता है। लीव्स एक समय पे मैच्योर हो गई, पक गई, नीचे गिर गई, क्या उनके इसको प्रमोट करना कहेंगे, इसे इनहिबिट किया जाता है। इथाइलिन की अगर बात करें बेटा, ये गैसियस हार्मोन, पहला हार्मोन जो मैंने अभी तक लिखा है वो गैसियस के फॉर्म में था, उड़ता भी है ये। इथाइलिन की अगर बात करें, ये सेनिसेंस लाता, सेनिसेंस का मतलब होता है बूढ़ा। लीव्स मैच्योर होकर के फ्रीली फॉल कर जाते हैं, लीव्स को मैच्योर कराएगा या फ्रूट को पका देता है और फाइनली फॉलन, मतलब वो नीचे गिर जाती है। कहीं ना कहीं वो इनहिबिट कर रही थी ग्रोथ को, और इस प्रकार से आपने देखा कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो मेनली केमिकल्स कर रही है, हार्मोन्स कर रहे हैं। इसी केमिकल को हार्मोन्स कहा जाता है। जैसे आपने एनिमल्स में पढ़ा कि वहाँ भी हार्मोन है, जैसे एड्रीनालिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से यहाँ भी ये केमिकल्स ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी टॉपिक आपने स्टडी किया, यूट्यूब पे देखा, उसके बाद उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में जा कर के पढ़िए, एनसीईआरटी आपको समझ आ जाएगी। और अगर इतना हो रहा है तो आप एनटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और फिर अगर आपको कोई इंट्रांस लेवल की आप प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी इंट्रांस की बात करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, देखते हैं कौन सा डिमांड होता है आप लोगों की तरफ से, देन फिर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।